सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह प्रोग्राम में पूनिया जी का साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। सबसे पहले करते हैं पूनिया जी का स्वागत, फिर रुख खबरों का करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज सीज फायर खत्म हो रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, तो क्या दोबारा से हमले शुरू होंगे? देखिए अमेरिका और ईरान के बीच में जो सीज़ फायर है वो खत्म हो चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज नेटो की समिट के दौरान ये कहा है कि आज रात को वो ईरान के ऊपर बड़े हमले कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले वो कह चुके हैं कि ईरान के साथ वो कोई डील नहीं करना चाहते। हमने कल रात उन पर बहुत जोरदार हमला किया था और संभव है कि आज रात फिर से हमला करे। ईरान मिडल ईस्ट में दबाव बनाता रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो वही बात वहां से शुरू हुई जहां पे होर्मुज में कतर के जहाज के ऊपर ईरान ने जब हमले किए, उसके बाद से कल एयर स्ट्राइक हुई है और मंगलवार की रात, कल देर रात लगभग 80 ऐसे मिलिट्री ठिकाने थे जिनके ऊपर अमेरिका कह रहा है कि हमने एयर स्ट्राइक्स की हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक ये कार्रवाई होर्मुज में जहाजों पर हुए हमलों के जवाबी कार्रवाई है। तो खुद अमेरिका भी ये इसी बात को दोहरा रहा है। देखिए सोमवार और मंगलवार 2 दिन ऐसे हैं जिस दिन मतलब होर्मुज में ईरान ने 3 कमर्शियल जहाज़ों को निशाना बनाया था। उसमें एक कतर का ऑयल टैंकर भी था और ईरान ये कह रहा था कि हमने इनको इसलिए निशाना बनाया क्योंकि ये हमारे बताए गए रास्ते से नहीं गुज़र रहे हैं। तो मतलब ईरान का कहना था कि हमारे बताए रास्ते से ही जहाज़ गुज़रे। ख़ैर उसके बाद आपने देखा कि कतर ने भी एक स्टेटमेंट जारी की। ऐसा लग रहा था कि शायद 9 जुलाई तक कुछ भी नहीं होगा क्योंकि 9 जुलाई तक जो ईरान है वो अली खामेनेई की बात करें तो उनके अंतिम संस्कार में व्यस्त है। तो ये मामला था, लेकिन ईरान जैसे ही कल एयर स्ट्राइक हुई है, ईरान ने फिर दोबारा से कहा कि भई धमकियों के बीच में अमेरिका से बातचीत नहीं होगी। तो एक हिसाब से ईरान भी बैक स्टेप कर रहा था और मतलब देखिए बड़ी अजीब स्थिति है। एक तरफ तो मतलब जो खामेनेई का जो पार्थिव शरीर है वो इराक के नजफ शहर पहुंचा हुआ है और अब विशेष विमान से उनको नजफ लेके जाया गया है और अब आपको पता है कि 9 तारीख को यानी कि कल उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। तो खैर उसके बीच में ये गोलीबारी हुई है और ये एयर स्ट्राइक्स हुई हैं और इसको मतलब इतना ही नहीं, इवन ट्रंप जो हैं वो एक स्टेटमेंट और दे चुके हैं कि वो ईरान के ऊपर दोबारा से जो नेवी की बैरिकेटिंग है वो दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी कर सकते हैं, ईरान की भी कर सकते हैं। तो ये सब खबरें हैं। तो ऐसे में अभी के लिए तो यही लग रहा है कि शायद जो दोनों के बीच में जो बातचीत थी उसको वो टूट गई है, सीज फायर टूट गया, ऐसी ऐसी चीजें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद 10 जुलाई के बाद हालत सुधरेंगे और इसका बड़े लेवल पर असर भी दिख रहा है हमें दुनिया भर हुँ। में। जी, देखेंगे क्या बनता है। ख़ैर इससे आगे बढ़े तो बात सेंसेक्स की करते हैं। 1677 अंक गिरा है आज। हाँ, अब मैंने जैसे कहा कि जैसे ही ये सारा मामला चला, तो ब्रेंट क्रूड भी आप देखेंगे तो तकरीबन 3, 4, $5 चढ़ा और 76 के आसपास ट्रेड करने लगा, 76 डॉलर प्रति बैरल। उसके बाद ही आप देखें कि आज भारी बिकवाली हुई और भारी बिकवाली का असर ये है कि तकरीबन जो निवेशक हैं उनकी 8 लाख करोड़ रुपए तक उनकी जो वेल्थ है आज शेयर मार्केट में कम हुई है। 8 जुलाई को सेंसेक्स 20 मिनट में 1000 अंक गिरा है और 20 मिनट के अंदर मतलब सुबह जब सेंसेक्स खुला तो तकरीबन 350 पॉइंट्स के आसपास गिरा। उसके बाद देखते देखते 20 मिनट के अंदर 1000 अंक टूट गया और ये एक बड़ी घटना थी। अब मतलब जैसे मैं कह रहा था कि 5-6% का इजाफा ब्रेंट क्रूड में हुआ था, तो वही 75 के ऊपर ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है। उसी वही असर है कि आज शेयर मार्केट में इंडिया में लगभग हर शेयर, आप चाहे निफ्टी, सेंसेक्स या फिर आप कुछ भी उठा के देख लिए, हर जगह ये है। कल अमेरिकी बाजार में गिरावट थी और आज आप देखिए कि इंडिया की जो मार्केट है उसमें भी एशियाई बाजारों में भी मतलब गिरावटें हैं। साउथ कोरिया के बाजार में गिरावट है, जापान के
बाजार में गिरावट है, तो गिरावट तो है। और उसमें इसका कारण यही है कि ब्रेंट क्रूड को लेकर और जो अमेरिका और ईरान के बीच में जो स्थिति बनी है उसका एक रीज़न बन रहा है, जिसके कारण ये गिरावटें हमें देखने को मिली हैं। तो ख़ैर स्थिति बहुत ऐसे खराब स्थिति बनी हुई है और लगातार जो मार्केट है, वो आप देखेंगे तो हालाँकि मार्केट तो आप देखेंगे कि 2024 से ही ठीक स्थिति में नहीं है। लगातार जो विदेशी निवेशक हैं, वो अपना पैसा निकाल रहे हैं भारतीय बाज़ार से और शेयर मार्केट अपने कई टाइम से वो अपने लो पे ही चल रहा है और आज 76,500 के ऊपर जो सेंसेक्स है वो बंद हुआ है। जी। और इससे आगे बढ़ें तो बड़ी दर्दनाक खबरें हैं। पुणे और दिल्ली में इमारतें ढह गई हैं, कई लोग दबे हुए हैं, रेस्क्यू लगातार चल रहा है। खंडाला में भी लैंडस्लाइड, सूरत में भी बाढ़ आ गई। देखिए भारत में मतलब अल नीनो इफ़ेक्ट था और हमने ये महसूस किया कि तकरीबन 50% से कम जो बारिश है, वो जून महीने में देखने को मिली। जुलाई के महीने में मानसून पहुँचा है, अलग-अलग शहरों में बारिशें हो रही हैं, लेकिन कंक्रीटाइज़ेशन इतना है कि भारतीय शहर एक बारिश भी नहीं झेल पाते। हर जगह पत्थर ही पत्थर, सड़कें सीमेंट के गलियाँ, वो इंटरलॉक टाइल्स, ये सब बिछे हुए हैं। तो जो पानी होता है, उसको रास्ता मिलता नहीं है, तो उसके लिए शहर के सीवर अगर वो चोक हो जाए तो फिर शहर की सड़कें रास्ता बन जाती हैं और उनसे ही वो पानी चलने लगता है। जो घटनाएँ आप सुनते हैं या हम सुनते हैं उसमें जो कच्ची नींव के मकान होते हैं, जिनकी नींवें इतनी मजबूत नहीं होती, वो ढह भी जाते हैं। तो दिल्ली के रोहिणी में एक मकान ढहा है। एक 3 मंजिला इमारत पुणे में गिरी है और उसमें उस हालाँकि उसमें 16 लोग उस मलबे में दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सूरत हो, मैं देख रहा था भारत के बहुत सारे जो शहरों में करोड़ों का नुकसान हुआ है और हाँ, जो सड़कें हैं वो आप देख रहे हैं कि नदियों जैसी दिख रही हैं, नहरों जैसी दिख रही हैं, गाड़ियाँ उनमें तैर रही हैं। गुड़गाँव की तस्वीर आपने देखी होगी। हालाँकि गुड़गाँव की जो ज़मीन है वो अरावली के तलहटी में बसी हुई है और वहाँ पर ग्राउंड वाटर बहुत कम है और वहाँ की जो ज़मीन भी ओरिजिनल ज़मीन की बात करें तो बहुत जल्दी पानी पीने वाली ज़मीन रही है। लेकिन चूँकि हर जगह पक्का-पक्का हो गया है, हर जगह पत्थर, हर जगह सड़क, हर जगह इंटरलॉक टाइल्स, बिल्डिंग, तो कच्चा तो कुछ है नहीं, तो पानी नीचे जाएगा कैसे धरती में, मतलब प्यासी धरती तक पहुँचे कैसे? तो ये भी एक बड़ा कारण है कि कंप्यूटराइज़ेशन हमने इतना किया है और जो बात करें तो सूरत में अकेले 9 लोगों की मौत हुई है और बहुत सारे इलाकों में क्योंकि बाढ़ है तो रेस्क्यू तकरीबन 35,000 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया वहाँ पर और जो तस्वीरें हैं वो तो आप देख ही रहे होंगे देश भर में। अलग-अलग जगह पे लोगों के जाम लगे हुए हैं सड़कों पे क्योंकि सड़कों पे पानी है तो ट्रैफिक भी स्लो है और इस समय तकरीबन 95% हिस्सों में भारत के बारिशें शुरू हो गई हैं, तो ये एक सुखद खबर भी है। और टेम्परेचर आप और हम देख ही रहे हैं थोड़ा डाउन गया है, ह्यूमिडिटी लगातार देखने को मिल रही है। देश की जो नदियाँ हैं, चाहे गुजरात की पूर्णा नदी हो, ताप्ती हो और जितनी भी नदी हों उनमें सब में उफान है। केरलम में आपने देखा होगा कि कल लैंडस्लाइड की वायनाड में भी थी और कलडी में भी लैंडस्लाइड हुई थी और यूपी के इटावा कई ऐसे शहर हैं जहाँ पे बड़े बड़े लेवल पर जो नुकसान है वो बारिश के कारण देखने को मिला है। जी। और इससे आगे बढ़े तो राम मंदिर के चढ़ावे की बात करते हैं। चंपत राय का एक नया दावा सामने आया है, क्या बोल रहा है वो? देखिए बात क्या चंपत राय से शुरू करें या राम मंदिर में जो फर्जी रसीद बुकें मिली हैं उनसे शुरू करें या फिर बात इससे शुरू करें कि एसआईटी ने चोरी, गबन और सुरक्षा चूक तो मानी, लेकिन जो बड़े सवाल थे उनको उन्होंने छोड़ दिया। किस चीज़ से शुरू करें? चंपत राय से शुरू करते हैं। चंपत राय कह रहे हैं कि 2025 में जो कैश गिना है, उसकी दिशा निर्देश की मंजूरी मैंने नहीं दी है और इसके लिए बैंक जिम्मेदार है। तो ख़ैर, अब इसमें बैंक का काम क्या होता है? बैंक का काम तो पैसा रखना या पैसा देना होता है, ठीक है? मतलब बैंक का काम कौन-सा कब से ये हो गया कि वो आपके ट्रस्ट के कार्यों को देखेगा, चंदा चोरी के कार्यों को पकड़ेगा या रखेगा। ख़ैर, बढ़िया है। संपत राय अब आज थोड़े से उस डिफेंस मोड में दिखे, उन्होंने कई जगह पे कई स्टेटमेंट दी, उन्होंने एसआईटी को भी अपनी स्टेटमेंट लिखवाई है और हर जगह वो ये कह रहे हैं कि भई मेरा कोई इसमें लेना-देना नहीं है। इसमें इसमें एसआईटी की स्टेटमेंट में भी ये बात कही है और विश्व हिंदू परिषद के वो सदस्य रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं
और उसके उन्होंने ये घोषणा भी हालांकि उन्होंने पहले ये घोषणा की थी कि वो इस मामले पर मौन रहेंगे। खैर, स्थिति यही है कि चंपत राय बुरी तरीके से फंस रहे हैं। हालांकि एसआईटी और अपने को पता है कि सरकारी जांच कर रही है और सरकारी बड़े बड़े लोग बीजेपी के वो इसमें शामिल हैं, तो उनको तो बचाएगी नहीं। इसलिए मैंने जो सवाल कहा कि क्या मतलब एसआईटी चोरी और गबन और सुरक्षा चूक जैसे सवालों पे तो बात करती रहेगी, लेकिन जो बड़े सवाल है उनको क्यों क्यों छोड़ रही है? छोड़ इसलिए रही है, उसमें उनको चंपत राय को नहीं फंसाना है, नृपेंद्र मिश्र को नहीं फंसाना है। जो ये चेन है ये पूरी नरेंद्र मोदी के दफ्तर तक जाती है। आपको पता ही होगा कि नृपेंद्र मिश्र नरेंद्र मोदी के सलाहकार हैं, पीएमओ में बैठते हैं, सारा कुछ सारा काम धाम देखते हैं। तो ये चेन वहां तक ना पहुंच जाए। कल हमने एक बात बताई भी थी कि कैसे जो 21 और 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा थी 2024 में, उसके लिए 124 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। 10 जी, करोड़ रुपए का तो एक अकेला ध्वज फहराया गया। तो ऐसी ऐसी स्थितियां बनी हैं, उसमें तो साफ ही दिख रहा है कि गबन तो हुए हैं। सोना चांदी बिल्कुल। को लेकर आज दावा कर रहे हैं कि नहीं नहीं, कोई सोना चांदी गुम नहीं हुआ। हर 2-4 जो आभूषण सोना चांदी के मिले वो दिखा रहे हैं, लेकिन 1250 जो रामशिलाएं हैं वो कहाँ है? आज तक उसका हिसाब नहीं मिला है। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर लगता है कि मुझे जो बड़े सवाल हैं उनकी तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। जैसे भाई, फर्जी रसीदें मिल रही हैं चंदे की, ठीक है? हुँ, उसका जी, क्या मतलब, आपने क्या पता कितनी ऐसी फर्जी रसीदें छपवा छपवा के पैसे इधर से उधर किए होंगे। कोई हिसाब तो हो। तो बड़ी बड़ी अजीब स्थिति है। और अ, अब वीडियो रिकॉर्डिंग्स गायब हैं, तो कैसे पता चलेगा कि उस परिसर में क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था? खैर, देखते हैं कि स्थिति क्या बनती है। लेकिन मेरे को लगता है कि चोरी-चकारी वाली चीज़ों को ही एसआईटी घुमा-फिरा के करती रहेगी। जो असली बड़ा खेल हुआ है, बड़े जो खिलाड़ी हैं, उन तक नहीं पहुँचेगी। जी, बिल्कुल। इससे आगे बढ़े तो बात वेस्ट बंगाल की करते हैं। ममता बनर्जी की बात करें तो उसने घर के बाहर 3 लोगों को थप्पड़ मार दिया, वीडियो खासी वायरल हो रही है इसकी। अ, देख, बात यही है कि तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी की पार्टी को बीजेपी वहां पे बिल्कुल भी बंगाल में काम नहीं करने दे रही। बिल्कुल वो स्थिति दिख रही है जिसमें तृणमूल कांग्रेस को हर तरीके से आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। मामला क्या है? मामला ये है कि भाजपा के लोगों ने रैली में अंडा फेंके, और जब वो अंडे फेंके तो फिर वो गहमा गहमी बढ़ गई। ममता बनर्जी टीएमसी के जो कार्यकर्ता वो ममता बनर्जी के घर पे पहुंच गए। रैली से पहले का मामला है। तो उसमें स्थिति ये बनी कि थोड़ी हफड़ा दफड़ी ये सारा हो गया। तो उसमें ममता बनर्जी 3 लोगों को थप्पड़ मारते हुए नजर आई। ममता बनर्जी ने बंगाल की सरकार के ऊपर आरोप लगाए कि बंगाल में अराजकता फैली हुई है, पुलिस भाजपा कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही है। और इसमें ये सारा मामला ये है कि 11 साल की एक बच्ची का रेप और मर्डर हुआ था। उसके खिलाफ जो विरोध रैली है वो ममता बनर्जी निकालना चाहती थी, लेकिन उसको नहीं निकालने दिया गया। और लगातार वहां पर हंगामा होता रहा, और इतना हंगामा हुआ कि आखिरी में मतलब वो जो थप्पड़ वाली घटना वो आपको दिखी। अब स्थिति ये है कि देखिए, आप देखेंगे तो बात तो बिल्कुल सही है कि एक 11 साल की बच्ची का रेप होता, मर्डर होता, उसके खिलाफ तो जो बतौर मतलब भाई, क्योंकि विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा ममता बनर्जी है आज भी पश्चिम बंगाल में, तो वो सड़कों पे तो उतरेंगी। वो सड़कों पे उतरे, उनके जो टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे उनके ऊपर बीजेपी वाले अंडे फेंक रहे हैं। अरे भाई, आपको मामले की गंभीरता भी तो देखनी चाहिए, स्थिति क्या है। पर खैर, बंगाल में इस समय बड़ा लोगों का दिमाग खराब हो रखा है। बहुत सारी वायलेंस तृणमूल कांग्रेस को झेलनी पड़ रही है, और ये साफ दिख रहा है कि ममता बनर्जी को आइसोलेट करने के लिए पूरा जोर कहीं ना कहीं लगाया हुआ है इस समय जी, बीजेपी ने। और वो स्थिति आपको दिख भी रही है। स्थितियां बहुत बुरी हैं, मतलब यहाँ तक की बुरी हैं कि जो उनका पार्टी का सिंबल उनके पास रहेगा या नहीं रहेगा। आपको अपने लेटेस्ट बात पता चली है या नहीं चली? तृणमूल कांग्रेस के ही कुछ विधायक चुनाव आयोग में पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी असली वो नहीं है, तृणमूल कांग्रेस की मुखिया असली हम हैं, हमें हुँ, सिंबल दो। ममता बनर्जी और तो नकली हैं। तो यहाँ तक बात गई हुई है। तो बीजेपी वहां पर पार्टी का सिंबल, जैसे आपको पता ही होगा कि जो सिंबल था वो महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास नहीं रहा। वो एकनाथ शिंदे शिवसेना का जो सिंबल था, तीर कमान वाला, वो लेके उड़ गए थे। तो स्थिति वहां पर भी बहुत 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 भयानक है। बिल्कुल।
और इससे आगे बढ़े तो महाराष्ट्र में 6 महीनों की अगर बात करें तो 6 महीनों के अंदर ही 465 किसानों ने सुसाइड किया है। क्या है इसका मुख्य कारण? देखिए, वहाँ के मराठवाड़ा इलाके में ये खबर आई है और 6 महीने के अंदर 465 किसानों की आत्महत्याओं की खबर है। वहाँ पर जो जो आयुक्त कार्यालय था, कलेक्ट्रेट ऑफिस था, उसके उसकी ये रिपोर्ट है। उसमें जनवरी से जून तक ये मौतें हैं और इसमें अकेले संभाजीनगर जिले के 109 से अधिक मौतें हैं। और लातूर, ये सब इलाका मराठवाड़ा में पड़ता है और 465 किसानों ने आत्महत्याएं की है। इसमें आपको बता दूं कि पिछले साल तकरीबन 2025 में 1131 मामले आत्महत्याओं के किसानों के दर्ज हुए थे उस इलाके में। वहाँ दिक्कत यही है गुरप्रीत कि एक तो ब्याज का जो चक्र है, उसके चक्कर में जो किसान फंसे हुए हैं। दूसरा जो क्रॉप फेलियर है, किसानों की जो फसल है उसके वो कई बार मतलब नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से सफल नहीं हो पाती है, तो उसका कोई मुआवजा उनको उचित नहीं मिल पाता। तो बहुत कठिन चक्र में फंसे हुए, कभी सूखे की मार मराठवाड़ा के किसानों को परेशान कर रही है। तो चक्र बहुत गहरा है और उसी चक्र में किसान फंस रहे हैं, इसलिए वहां पर आत्महत्या इतनी ज्यादा है। देखिए, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे किसान सच में ही बहुत गरीबी की स्थिति में है। जमीनें उनके पास ठीक ठाक हैं, लेकिन स्थिति ये है कि वहां पर जो सरकारें हैं ना तो वो एमएसपी के ऊपर फसलों की खरीद करती हैं, और जो वहां का व्यापारी है वो भी किसानों को ऐसे गलत चक्र में उलझाता है कि वो उनके अपने लागत तक जो है वो अपने फसलों से नहीं निकाल पा रहे हैं। दूसरा, सूखा कई बार पड़ जाता है, कई बार वहां पर जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो किसानों की फसलें खराब कर रही हैं और वहां के किसानों को मुआवजा सरकारें वहां की नहीं देती हैं। इस और जो बैंक हैं वो उनका जो कर्ज का जो चक्र है, जो ब्याज लगातार किसान को का सर फोड़ता रहता है, वो सब भी है। तो उस सब के बीच में जो किसान है वो उलझ जाता है और उसी की वजह से जो आत्महत्या का रास्ता है वहां पर उन इलाकों में चूज करता है। यही एक एक बड़ा कारण लग रहा है और वहां पे किसानों की बहुत, सच में ही बहुत खराब स्थिति है। जी, जी। और इससे आगे बढ़े तो फ़िल्म सतलुज की बात करते हैं, ओटीटी से बेशक हटा दिया गया है, लेकिन लगातार मूवी को गुरुद्वारा साहिबानों में दिखाया जा रहा है, पंचायतें या फिर गुरुद्वारा सभाओं की तरफ से। देखिए गुरप्रीत, आज मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठ के मैं एक अपना उपन्यास पढ़ रहा था। तो जी, उसमें कुछ सिख नौजवान आए लाइब्रेरी में, उन्होंने कहा कि हम 2 मिनट के लिए आपकी अटेंशन चाहते हैं। तो सारी लाइब्रेरी उन सिख नौजवानों की तरफ देखने लगी। उन्होंने उन नौजवानों ने अनाउंसमेंट की कि जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन है वो हमें गांधी भवन पे तो फिल्म दिखाने की परमिशन नहीं दे रहा है, वहां पर पुलिस लगा दी गई है। इसलिए हमने हुँ। यूनिवर्सिटी के गुरुद्वारे में सतलुज फिल्म, जिसको सरकार ने बैन कर दिया है, उसको दिखाने का फैसला लिया है। आप सभी 8 बजे जरूर फिल्म देखने के लिए पहुंचे। 8 बजे, 8 बज चुके हैं, तो मेरे को लगता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के गुरुद्वारे में वो फिल्म चालू हो गई होगी। ऐसा ही माहौल हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली देखने को मिल रहा है। दिल्ली में जो गुरुद्वारा कमेटियां हैं वो अपने कैंपसेज में फिल्म की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। हरियाणा में मेरी बात हो रही थी कैथल में, तो वहां पर हमारे दोस्त हैं जस्सा। तो जस्सा बता रहा था कि वो अपने गांव के गुरु घर में वो आज फिल्म दिखाने वाले हैं। गुरदासपुर में जो बहुत सारे गुरुद्वारों में फिल्म दिखाई जा रही है। पंचायतें जो पंचायतें हैं वो खुद अपने लेवल पर गांव में फिल्में दिखा रहे हैं, पंचायत घरों में फिल्में चल रही हैं। मोहल्ले के मोहल्लों में फिल्म देखी जा रही है। तो ये फिल्म तो एक हिसाब से सरकार ने इसको बैन करके इसका का ऐसा कर दिया कि ये तो हर घर तक पहुंच गई। ठीक है। वैसे भी दिलजीत दोसांझ ने इस फिल्म के डायरेक्टर हनीत रेन कह चुके हैं कि दिलजीत दोसांझ ने खालड़ा के रोल करने का कोई रुपया नहीं लिया, कोई पैसा नहीं लिया। तो ये कमर्शियल उस लिहाज से ना तो डायरेक्टर के दिमाग में थी ना एक्टर के दिमाग में। ठीक है, ओटीटी को उन्होंने बेची, ओटीटी उसको चलाए या ना चलाए वो अलग बात है। ठीक है, तो लागत तो निकल चुकी है एक हिसाब से, ओटीटी को बेच दी फिल्म, तो पैसे वैसे का तो हो चुका होगा मामला। ठीक है, अब तो मासिस तक पहुंच गई है। ठीक है, बीजेपी को अलग ड्रामा करना पड़ रहा है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं केवल ढिल्लों, उनको स्टेटमेंट देनी पड़ रही है कि कमेटी बन जाएगी, ये हो जाएगा। बात ये है कि जो फिल्म है वो तो चल निकली, और ऐसी चल निकली है कि अब गांव गांव घर घर ये फिल्म पहुंच रही है। ठीक है। जी। मतलब मैं बड़ा
हैरान हूँ कि राजस्थान के एक लड़के ने मेरे को आज मैसेज करके माँगा, बिश्नोइयों का लड़का था, उसने मेरे को, राहुल बिश्नोई नाम उसका, तो राहुल बिश्नोई मेरे को मैसेज लिख के कह रहा कि भाई साहब ये फ़िल्म देखनी है, इसका लिंक कहाँ से मिल सकता है? तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मतलब फ़िल्म तो मैं कह रहा हूँ कि पहुँच गई है और उसके जो गुरुद्वारा सिंह सभाएँ हैं, गुरुद्वारा सभाएँ हैं, गाँव की पंचायतें हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, कॉलेज हैं, हर जगह मोहल्ले नुक्कड़ों के ऊपर ये फ़िल्म दिखाई जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। इससे आगे बढ़ें तो उधर अमेरिका में एफबीआई ने जो खुलासा किया है, उन्होंने 24 लोगों के खिलाफ 37 लोगों के खिलाफ चार्ज फाइल किए हैं, जिसमें से एक पंजाब पुलिस का मौजूदा एसएचओ है। होशियारपुर ज़िले के टांडा कस्बे में वो उनकी नियुक्ति थी, लेकिन अब उनको हटा दिया गया है। उनके साथ कैसे जुड़ता है मामला और उनके खिलाफ क्या चार्जेज़ हैं? देखिए ये जो टांडा के जो एसएचओ का मामला है और उसका इसका नाम है गुरिंदरजीत सिंह नागरा। तो इनको हटाया गया है और इनके ऊपर 4 लाख करोड़ फिरौती माँगने का मामला है, लाइन हाज़िर किया गया है। डीआईजी जो जालंधर है उन्होंने, और इसमें यही है कि इनका जो नाम आया है, एफबीआई ने जो खुलासा किया है उसमें ऑपरेशन हार्ड बॉल के तहत वसूली से संबंधित मामले की इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस नागरा नाम की बात आई और इसने 4 लाख करोड़ जो फिरौती है, $4 लाख की, वो जो फिरौती माँगी गई उसके कारण इसका नाम आया है। और मजीठिया की स्टेटमेंट हो या वड़िंग की स्टेटमेंट हो, सारे जो अपोजिशन लीडर पंजाब के वही कह रहे हैं कि गोल्डी बराड़, लॉरेंस और जग्गू भगवानपुरिया के बाद अब पंजाब पुलिस का एक अधिकारी भी एफबीआई के जाँच के दायरे में है और ये एक इंटरनेशनल बदनामी पंजाब की हो रही है, पंजाब पुलिस की। हालाँकि पंजाब पुलिस तो पहले भी बहुत बदनाम रही है। ख़ैर ये आपको हमको पता ही है कि जो ये गैंगस्टरों का नेटवर्क है, ये डीप स्टेट पंजाब में कैसे रन करता है, ये आपको और हमको बहुत क्लियर पता है। ये डीप स्टेट का अब जैसे ठीक है कि एफबीआई की ये लिस्ट आई, इसमें जो लॉरेंस बिश्नोई का मामला हो या जग्गू भगवानपुरिया, गोल्डी बराड़, इनके इनके नाम क्लियर हो गए हैं और उसमें जो हत्याओं का मामला है वहाँ पर, उसको लेकर। तो ख़ैर एफबीआई की जो ये लिस्ट है, इसमें काफ़ी अपन कहें कि खुलासे किए हैं। देखते हैं कि इसमें भारत में कुछ हो पाता है या नहीं हो पाता। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में ये मामला है और आपको ध्यान हो कि जून 2023 में जो हरदीप सिंह निज्जर थे, उनकी हत्या की गई थी। उसके बाद उसके बाद भी गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का नाम उछला था। अब जो एफबीआई की रिपोर्ट है, उसमें देखिए 3 दिसों ये मामला कैसे हुआ? इसमें अमेरिका, कनाडा और स्पेन, इन तीनों जी। की जो एजेंसियाँ हैं, वो तीनों जुड़ी। ऑपरेशन हार्डबॉल नाम से इन्होंने अभियान चलाया। इसमें 24 लोगों की गिरफ्तारी हुई। दक्षिणी और पूर्वी कैलिफोर्निया में 42 सर्च वारंट की कार्रवाई की गई और 37 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए। उसमें बिश्नोई और गोल्डी बराड़ भी हैं और जो ये एसएचओ है, इनका इसका भी नाम शामिल है। तो ख़ैर देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है। लॉरेंस बिश्नोई को सह साजिशकर्ता, को-कॉन्स्पिरेटर 1 बनाया गया है और इस देखते हैं कि इसमें होता क्या है आगे देखते हैं। रॉयल कनाडा माउंटेड जो पुलिस है, उसने भी अलग से इस मामले पे बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन की है और बयान दर्ज किए हैं। तो अब बिश्नोई की जो जेल है, जो जेल की कोठरी है, हालाँकि वो गुजरात में बंद है, आपको ये भी पता होना चाहिए। उससे इंटरनेशनल आपराधिक रैकेट चल रहा है, ये तो बात क्लियर हो गई। तो बिल्कुल। वो जेल की कोठरी से इंटरनेशनल लेवल पे क्राइम नेटवर्क चला रहा है, वो हुँ। विदाउट डीप स्टेट के पॉसिबल नहीं है, ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल। तो ये तो वो पूरे पहले भी सहयोग लगते के रहे साथ हैं। हो रहा काम है। हाँ, आपको ध्यान हो 2021 में मेरी एक ऑडियो काफ़ी मेरा एक बयान काफ़ी वायरल हुआ था, जब मैंने कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई ने किसान आंदोलन में जो व्यापारी सहायता कर रहे थे, उनको फ़ोन करके धमकाया है, उनसे फिरौती माँगी है। ठीक है? हुँ। उसके बाद लगातार पंजाब में भी उसपे चर्चा हुई थी और वो व्यापारी डर भी गए थे हालाँकि, लेकिन उन्होंने मतलब किसानों ने उनका साथ दिया तो ख़ैर उनको हिम्मत भी आई और उनके ऊपर कोई हमला-वमला नहीं हुआ। लेकिन आप सोच के देखिए, किसान आंदोलन चल रहा है, जो किसान आंदोलन के हिमायती लोग हैं, जो वहाँ पर खाना, दाना, पानी पहुँचा रहे हैं, उनको लॉरेंस बिश्नोई जेल से फ़ोन करके धमकी दे रहा है कि बड़े पैसे हो गए तुम लोगों के पास तो। तो
साफ समझ में आ रहा था कि उनको कोई फ़ोन करवा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई से कोई कह के कि इनको रोको। कोई तो इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है ना, उसको सारी हाँ, जानकारी दे रहा है कि ये व्यक्ति हाँ, है, इसको कॉल कर। हाँ। तो ये स्थिति बड़ी बड़ी खराब है और इस ये एक्सपोज़ तो ख़ैर मतलब भारत तो हमेशा इन चीज़ों को छुपाता रहता है। ख़ैर ये अमेरिका और एफबीआई ने इनको तो एक्सपोज़ तो करना ही था, आज भी ये हो गए। बिल्कुल। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।